तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में आई मूवी जोरम को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें झारखंड के एक छोटे से गांव झिनपड़ी को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दसरू और वानू नाम के शादीशुदा जोड़े साथ में मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर कहानी यहां से 5 साल आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि दसरू और वानू मुंबई में मजदूरी का काम कर रहे हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है जोरम, और वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं जो कि कहने को कुछ नहीं पर उनके लिए पूरा घर है। अब एक दिन फूलो नाम की एक महिला कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है, जो कि मजदूरों को साड़ी और सोलर लाइट बांट रही थी और साथ में उनसे उनका नाम पता भी पूछ रही थी। दसरू को देख वो उससे भी पूछती है कि वो कहाँ से है, तो दसरू हिचकिचाते हुए बताता है कि वो झारखंड से है। फूलो कहती है कि अरे हम भी झारखंड से ही हैं। वो एक राजनीतिक पार्टी की प्रेसिडेंट और एमएलए थी। वो उनके घर में खाना खाते हुए उनसे सब पूछ लेती है कि कौन सा जिला था और कौन सा गाँव था। वानू को दसरू से हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि हम गाँव वापस क्यों नहीं जाते, हम यहाँ क्यों रहते हैं, पर दसरू कुछ नहीं कह पाता था। कहानी पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि माडवी नाम का एक लड़का आदिवासी गांव वालों को समझा रहा होता है कि सरकार यहाँ विकास करना चाहती है, इसलिए आप अपनी अपनी जमीन बेच दो, अच्छा पैसा मिलेगा और जो फैक्ट्री यहाँ बनेगी उसमें नौकरी भी। आदिवासी गाँव वाले 2000 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई कागज पत्तर नहीं था जिससे वो साबित कर सकें कि वो उन्हीं की जमीन है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि जब काम से दसरू घर आता है तो देखता है कि वानू की छत से उल्टा लाश लटक रही है। जिन गुंडों ने उसे मारा वो दसरू पर भी हमला करते हैं, तो दसरू खुद को बचाते हुए एक को मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरा गुंडा इस वारदात की पूरी वीडियो बना के वहां से भाग निकलता है। वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन उससे पहले दसरू जोरम को लेके वहां से निकल जाता है। पुलिस ऑफिसर रत्नाकर उसे ढूंढने में लगा होता है, पर दसरू कैसे भी करके उनसे बच रहा था, क्योंकि पता था कि वो लोग उसे ही खूनी समझेंगे। इसी दौरान फूलो घटना स्थल पर आती है और वहां से निकल के एक न्यूज चैनल वाले को कॉल करके बताती है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हम 2 वीडियो भेज रहे हैं, आप ब्रेकिंग न्यूज बनाइए। वो 2 वीडियो दसरू की थी, जिसमें से एक तो वो थी जो उस गुंडे ने बनाई थी जब दसरू दूसरे गुंडे को मार रहा था। न्यूज में एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें हम दसरू को बंदूक लिए देखते हैं। बताया जा रहा था कि सालों पहले ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान बरामद हुई इस वीडियो से साफ जाहिर है कि ये आदमी चंदवा जिले के माओवादी दलों का एक मिलिटेंट यानी उग्रवादी है, जो कि 2 लोगों का कत्ल करके फरार हो गया है। दसरू छुप छुपा के एक ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया था, तो रत्नाकर पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाता है उसे पकड़ने। ट्रेन चल चुकी थी और दसरू भी समझ गया था कि पुलिस आ चुकी है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। रत्नाकर दसरू से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। दसरू कहता है कि हमने कुछ नहीं किया है, हम खूनी नहीं हैं। रत्नाकर उसे समझा ही रहा था कि तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर अचानक दसरू पर हमला कर देती है, जिससे वो तो बच जाता है, लेकिन लेडी ऑफिसर खुद चलती ट्रेन से नीचे गिर जाती है। ट्रेन धीरे होते ही दसरू वहां से भाग लेता है। कहानी पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि दसरू माओवादियों के साथ है। उनके कमांडर को खबर मिलती है कि माडवी गाँव वालों को समझाने में लगा है कि जमीन छोड़ दो। उसका बाप अब खुलकर प्रगति स्टील कंपनी का साथ दे रहा है। माडवी अपने माता पिता से कहता है कि मैं गांव वालों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में उन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही भगा दिया जाएगा सबको, तो उससे अच्छा जो मिल रहा है उसे ले लें, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। दसरू अपने गाँव वापस जा रहा था और ये खबर पुलिस को भी पता चल गई थी, तो उसे पकड़ने के लिए अब रत्नाकर भी झारखंड जाने के लिए निकल लेता है। कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि माओवादियों ने माडवी को उल्टा लटका दिया है, फिर एक डंडे में कीलें ठोक कर उसी से उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। दसरू भी इन सब चीजों में शामिल था और सब होते हुए देख रहा था। माओवादियों की कमांडर गांव वालों से कहती है कि हमको हमारा हक दिलाने को नहीं आया, बल्कि दलाली लेगा ये कंपनी से। आज जो माडवी के साथ हुआ ये हर किसी के साथ हो सकता है, हमको कोई धोखा देने को आया, छोड़ेंगे नहीं हम उसको।
रात में दसरू माधवी पर दया दिखाते हुए उसे नीचे उतार पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि वो तो मर चुका है। ये सब खून खराबा देख दसरू वानू से कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हमारी जमीन यहाँ है, हम फिर से वापस आ जाएंगे। जो आदिवासी वाले कपड़े वो लोग गांव में पहनते थे उसे जलाकर दोनों लोग उसी रात गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो ये वजह थी कि क्यों दसरू और वानू अपना गांव छोड़ मुंबई आए। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि दसरू अपने गांव के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। पहले खूब सारे पेड़ थे और एक नदी भी जो कि अब गायब हो चुकी है, सब बंजर हो गया है। हम देखते हैं कि फूलो भी गांव वापस आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि दसरू उसके पास जरूर आएगा। रत्नाकर भी वहां पहुंच जाता है, जो कि देखता है कि वहां के पुलिस स्टेशन की हालत तो एकदम खस्ता हो रखी है। हमें देखने मिलता है कि गांव वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे, गांव नहीं देंगे, नदी नहीं देंगे, जंगल नहीं देंगे। हमारा गांव में विकास के नाम पे जंगल काट फैक्ट्रीज बन रही थी और गांव को शहर बनाया जा रहा था, वहां रहने वाले लोगों को हटाकर। तो इस चीज के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। पुलिस चौकी का थानेदार रत्नाकर से कहता है कि इस जिला का हर दूसरा आदमी माओवादी ही है और जो नहीं है वो सिंपथाइजर जरूर है। सिंपथाइजर मतलब वो इंसान जो माओवादियों के साइड हो। रत्नाकर देखता है कि वहाँ कुछ बच्चों को जेल में बंद कर रखा है। थानेदार बताता है कि यहाँ धारा 144 लागू है और ये आदिवासी धनुष बाण लेकर घूम रहे थे, इसलिए जेल में बंद कर दिया। रात में दसरू नदी से मछलियां पकड़ के उन्हें पका के खुद भी खाता है और बच्ची को भी खिलाता है। वो अपनी बच्ची को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पुलिस थाने में रात भर नशीली पार्टी चली थी, तो सब पी पा के भंड पड़े थे। इसी बात का फायदा उठा के रत्नाकर आदिवासी बच्चे लोग को जेल से निकाल उनका धनुष बाण दे के उन्हें वहां से भगा देता है। मुचाकी नाम का एक पुलिस वाला सब देख रहा था, पर कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो भी उनकी ही बिरादरी का था। दसरू देखता है कि सब गांव छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगने के बाद जमीन गई और खेती बची नहीं। तो पेट पालने के लिए जो बचा सब बेच के निकल रहे थे कहीं और। दसरू कहता है कि आप लोग लड़ते क्यों नहीं हो? गांव वाले कहते हैं कि लड़के मन तो भर जाएगा, लेकिन पेट का क्या करेंगे? दसरू अपने पुराने दोस्त सैमसन से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने लीडर को खोजा पर कोई नहीं दिखा, कंपनी ने जंगल भी नहीं छोड़ा। वो बताता है कि मेरी पत्नी को उल्टा लटका के मारा गया, उस तरह तो सिर्फ कमांडर ही मारती थी। हम उनसे मिलकर विनती करेंगे कि वो हमें बख्श दें, हमको कुछ हो गया तो जोरम का क्या होगा? सैमसन बताता है कि 3 साल पहले सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चालू किया था और उसी में सारे माओवादियों को मार डाला गया। फूलों के साथ रहने वाली एक लड़की विदेशी पुलिस वाले को खबर दे देती है कि दसरू की लोकेशन का पता चल गया है। वो शहरी पुलिस वाले की बात मत मानना, जाओ सीधा उसे मार दो। सैमसन दसरू को एक जगह छुपा के थोड़ी देर सो जाने के लिए कहता है, तो दसरू उस पर भरोसा करके सो भी जाता है। रात होने पर वहाँ पुलिस आ जाती है और रत्नाकर के मना करने पर भी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दसरू बचते बचाते वहाँ से भी भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। चाहता तो रत्नाकर उसे आराम से मार सकता था, लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर काम करता था, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। मुचाकी रत्नाकर से कहता है कि इंस्पेक्टर खत्री साहब का ऑर्डर आया था गोली चलाने का। रत्नाकर कहता है लेकिन ये केस तो मेरे अंडर है ना। तो मुचाकी कहता है कि आप भी तो किसी के अंडर है ना। 5 साल पहले इस गांव में एक जन अदालत हुआ था। माओवादियों ने एक आदिवासी माडवी को उल्टा लटका कर मारा था। वो एमएलए बाबूलाल का बेटा था। वो यहाँ के पहले आदिवासी एमएलए थे। माडवी प्रगति स्टील नाम की कंपनी के लिए जमीन की दलाली करता था। माडवी की लाश देख बाबूलाल को दिल का दौरा पड़ा और फिर अगले ही दिन उनकी पत्नी फूलो उनकी गद्दी पर बैठ गई। वही है जिसने खत्री को ऑर्डर भिजवाया और फिर वही ऑर्डर यहाँ दिया गया दसरू को मारने का। गद्दी पर बैठते ही उसकी राजनीतिक पार्टी ने किया गठबंधन और केंद्र सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रीन हंट। एक भी माओवादी जिंदा नहीं बचा। ये दसरू भी शायद उन्हीं में से एक था। उस वक्त छोड़ के भाग गया था, लेकिन ना जाने फूलो उसे कहां से खोज निकाली। ये सारी बातें सुनकर रत्नाकर को समझ आता है कि दसरू गुनहगार नहीं है, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। सैमसन ही था जिसने दसरू की वहां होने की खबर दी थी, तो दसरू उसे धर दबोचता है। सैमसन कहता है कि मैं क्या करता, मेरा भी अपना परिवार है। दसरू कहता है कि मेरा भी अपना परिवार था। सैमसन कहता है तो फिर गाँव
गांव छोड़कर क्यों भागे? तो दसरू कहता है कि गांव छोड़कर नहीं भागे, बंदूक छोड़कर भागे थे हम। नहीं चलाना था गोली, नहीं मारना था किसी को हमको। सैमसन कहता है कि अगर पुलिस की मदद नहीं करता तो सिंपैथाइजर बोलकर जेल में ठूस देते, और माओवादियों की मदद नहीं करते थे तो सरकारी कुत्ता बोल के उल्टा लटका देते थे। दोनों तरफ से तो हम ही मर रहे थे। हमारे पास तो कोई चारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास है। दसरू उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे छोड़ देता है। मुचाकी रत्नाकर से कहता है कि ऐसा कोई आदिवासी पैदा ही नहीं हुआ जिसको बंदूक उठाने का शौक हो। कौन जाने क्या मजबूरी थी दसरू की, क्योंकि मजबूरी तो मेरा भी था, नहीं तो हम भी उसके जैसे इस वर्दी में ना होते। कौन सा वर्दी जायज है कौन नाजायज है ये तय करते करते और 100 साल बीत जाएगा। अब अगले दिन रत्नाकर मुचाकी के साथ फूलों से मिलने निकल लेता है, उन्हें समझाने कि दसरू का कोई दोष नहीं है, वो बेकसूर है। फूलो कहीं से अपने घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि दसरू उसकी गाड़ियों में से एक गाड़ी के पीछे लटका हुआ है। वो कुछ नहीं करती बल्कि सबको मुंडा माइंस जाने को कहती है। दसरू गाड़ी के साथ माइन के अंदर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ पाते वो गायब हो जाता है। दसरू ने वहाँ के वर्कर्स का भेष ले लिया था। उसे एक सूखा बेजान पेड़ दिखाई पड़ता है। एक समय दसरू और वानो इस पेड़ की छांव में बैठे हंसी ठिठोली किया करते थे, लेकिन आज चारों ओर बस मिट्टी ही बची थी। फूलो कहती है कि तुम सब लोग जाओ, हमको अकेला छोड़ दो, उसको हमारे पास आने दो। हम देखते हैं कि रत्नाकर फूलो के पास पहुंच जाता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतने में दसरू वहां आ जाता है तो रत्नाकर उस पर बंदूक तान देता है। दसरू रोते हुए कहता है कि हम तो आपसे विनती करने आए थे सरकार, पता नहीं कौन हमको मारना चाहता है, हमारी घरवाली को उल्टा लटकाकर मार डाला उन लोगों ने। रत्नाकर कहता है कि जो तुमको मारने आए थे वो इन्हीं के आदमी थे, माडवी जिसे मारा गया था वो इसी का बेटा था। दसरू को अब सब समझ आ जाता है। तभी फूलो दसरू को मारने के लिए रत्नाकर की बंदूक छीनने लगती है और इसी छीना छपटी में फूलो मारी जाती है। दसरू वहां से भी भागने लगता है। सब उसके पीछे भागते हुए उस पर गोलियां चलाए जा रहे थे और दसरू जोरम को लेकर बस भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एंड की तो इस कहानी का कोई अंत नहीं है। आपको ऐसा लगा होगा कि मूवी बीच में ही खत्म कर दी गई, पर बात यही है कि दसरू अब भी लोगों से भाग रहा है अपने बच्चे को लेके। उसकी जिंदगी में हैप्पी एंडिंग लिखी ही नहीं है, इसलिए फिल्म की एंडिंग भी हैप्पी नहीं कि कोई आया और दसरू को बचा ले गया। हो सकता है कि आगे चल के दसरू मारा जाए, क्योंकि असल जिंदगी होती तो उस पर जितनी गोलियां चली अब तक तो वो मारा जा चुका होता। फिल्म में बहुत ही पेचीदा कहानी दिखाई गई है कि कैसे माहौल बनता है कि बुराई में रहने वाला इंसान अच्छा और अच्छाई में रहने वाला इंसान बुरा बन जाता है। आदिवासी लोग हजारों सालों से गांव में रह रहे थे। एक दिन आती है कंपनी जो कि बात करती है विकास करने की। आदिवासियों के पास कोई कागजात नहीं जिससे वो साबित कर सकें कि जहां वो रहते हैं वो जमीन उनकी ही है। कंपनी लगाती है वहां के एमएलए से जुगाड़। आदिवासियों में से कुछ लोग बन जाते हैं माओवादी, ऐसे लोग जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते आतंक पर उतर आते हैं और हक की लड़ाई डर, खौफ और अपना दबदबा बनाने में बदल जाती है। अब जब माओवादियों के हाथों माडवी मारा गया तो उसकी मां ने ठान लिया कि वो किसी भी माओवादी को नहीं छोड़ेगी। जो गांव वाले हैं वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन एक तरफ माओवादी और दूसरी तरफ सरकार, दोनों तरफ से वो पिसते हैं। माओवादी अपनी राजनीति चलाते हैं और सरकार अपनी। इसी भसड़ को देख दसरू वहां से भाग निकला था, लेकिन उसके अतीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। माओवादियों के साथ मिलकर सोचा कि हक की लड़ाई लड़ेंगे। जब बेमतलब का खून खराबा हुआ तब उसे समझ आया कि यहाँ हक की लड़ाई की बात है ही नहीं, यहाँ तो बस अपना भौकाल बनाने के लिए सब किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक एनजीओ में काम करते हो ये सोच के कि लोगों का भला करेंगे, फिर आपको देखने मिले कि एनजीओ में जो पैसा आता है वो लोगों की भलाई के लिए काम ही नहीं आ रहा, बल्कि सब अपनी जेब भर रहे हैं। तो वही चीज दसरू ने महसूस करी कि सब अपने मतलब के लिए हो रहा है, गाँव वालों की भलाई का ढोंग करके। फूलों के अंदर बदले की आग जल रही थी। वो हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहती थी जो भी उस दल में शामिल था। दसरू वहां से पहले ही निकल गया तो वो बच गया था, लेकिन जब मिला तो उसे भी मारना चाहा। उन्हें भी कहाँ पता था कि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। पुलिस लोगों की भलाई के लिए होती है, लेकिन वो भी गुलाम बने घूम रहे थे। मुचाकी ने कहा कि चाहे ये वर्दी पहनो चाहे वो,
एक ही बात है, दोनों ही लोग किसी को भी बेवजह मार देते थे। एक समाज में अच्छा माना जाता है पर बहुत कम होता है कि अच्छा हो, और एक को समाज में बहुत बुरा माना जाता है और बहुत कम है कि कोई दसरू जैसा हो जाए। मूवी बहुत ही ज्यादा स्लो है और उसका ना चलने का कारण यही है। कोई दो राय नहीं कि फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छी कहानी है, अच्छी एक्टिंग है, खूब सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, पर मास ऑडियंस को सिनेमा की इतनी समझ नहीं। वो सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट चाहती है, इसलिए स्लो पेस वाली मूवी थिएटर में नहीं चल पाती। ऐसी मूवी सिर्फ मूवी नहीं आर्ट होती है, अलग तरह का सिनेमा जहां आपको दमदार एक्टिंग के साथ सोच में डाल देने वाली कहानी भी मिलेगी। अब एक्टिंग की बात करें तो मनोज सर की एक्टिंग दूसरी चीज है जिस वजह से इस फिल्म को एक बार तो देखा ही जा सकता है। पहली चीज फिल्म की कहानी ही रहेगी। मोहम्मद जिशान आयुब का किरदार पल्ले नहीं पड़ा। उनको मुंबई का पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक शहरी पुलिस ऑफिसर हैं। उनका पहनावा, उनका बोलने का तरीका शहरी लगता ही नहीं कहीं से भी। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम बढ़िया रहा। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो डालते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।